सब सही जा रहा है, सब ठीक है। गentlemen, ये बेसिकली इसलिए कर रहे हैं बिकॉज हम पिछले दिनों इसी में बात कर रहे थे, तो अग्रीमेंट्स पे सवाल उठ रहा था। बिकॉज हर किसी की ऑब्वियसली एग्रीमेंट थोड़ी सी फर्क है एंड आइडिया नहीं होता क्या हो रहा है। उसकी वजह से फिर लैंडलॉर्ड्स भी हमें तंग करते हैं, बिकॉज उनको पता होता है कि जी एक दूसरे से किसी की बातचीत नहीं चल रही और एग्रीमेंट सबकी फ़र्क है, तो उसमें इशू आता है। सो मैंने एक दो दफ़ा पहले एग्रीमेंट शेयर की थी। सो एक दो लोग हैं जिन्होंने को आइडिया है कि क्या है, तो फिर असद शफी साहब ने कहा था यार आप एक सेशन कंडक्ट कर लें ताकि सबको बेसिक्स बता दें कि क्या होना चाहिए। देन ऑल्सो कि हम सारे एक पेज पे आ जाएं। हम सारे अगर एक पेज पे आ जाएंगे तो उससे फ़ायदा ही होगा कि जो स्टैंड अलोन लैंडलॉर्ड्स हैं एटलीस्ट उनको समझ आ जाएगी कि जी ये फैशन इंडस्ट्री वाले सारे रिटेलर्स एक पेज पे इनकी एग्रीमेंट सिमिलर होती हैं, तो वो हमें एक दूसरे के अगेंस्ट प्ले नहीं कर सकेंगे। मॉल्स के साथ थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि जो बड़े मॉल्स हैं उनके साथ आप अपनी ज़्यादा टर्म्स नहीं मनवा सकते, लेकिन छोटे मॉल्स के साथ हो सकता है। और स्टैंड लोन लैंडलॉर्ड्स के साथ ईजी है करना। बेसिक जो टर्म्स हैं वो अदील अभी आपको अपडेट कर देंगे, साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि हम किस तरह उनसे मनवाते हैं या क्या कर रहे हैं। एंड देन फिर एंड में फिर क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे, जिसके जो क्वेश्चंस होंगी क्वेरीज होंगी उसको फिर हम देख लेंगे किस तरह टैकल करना है। ठीक है, सो अदील को मैं देता हूँ, फिर आपको भी बेसिक्स बता देगा। फिर हम एंड में हम ये भी करेंगे, हमारा जो अग्रीमेंट है जो हम हाथी के साथ कर रहे हैं मोस्टली विद स्टैंड लोन लैंडलॉर्ड, उसको हम शेयर कर लेंगे विद शफीक साहब, और फिर आप शफीक साहब से उसकी कॉपी मंगवा सकते हैं। यू कैन मेक योर लॉयर्स गो ओवर इट एंड उसको देख लें ताकि आइडिया बेसिकली सबको हो जाए कि किस तरह है और हमारी सेफ गार्ड किस तरह हमने अपनी चीज़ें करनी है, सारा कुछ। थैंक यू। अदील आप पिकअप कर लो प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, बेसिकली इनिशियली जो एक कुछ हमारी जनरल टर्म्स हैं उसको हम ज़रा ब्रीफ कर लेते हैं जो लीज एग्रीमेंट में आ रही हैं। इसमें ये है जी कि बेसिकली जो हमारा एग्रीमेंट का टर्म है वो हम प्रोसीड करते हैं कि 10 इयर्स की एग्रीमेंट हो, और जो एनुअल इंक्रीमेंट इस वक्त हम एग्जीक्यूट करवा रहे हैं वो 7 to 8% एनुअली है। जो 10% वाली जो बात थी बीच में कि हर साल 10% बढ़ेगा, वो ड्यू टू द इकोनॉमिक सिचुएशंस और इन्फ्लेशन रेट्स और सारा कुछ मद्देनजर रखते हुए इसको 7 to 8% पे हमने अभी लॉक किया हुआ है। जो इंक्रीमेंट आफ्टर 3 इयर्स है वो रेकमेंडेड नहीं है, बट इसलिए उसको ब्लैंक छोड़ा हुआ है, जस्ट कि वो 3 साल के बाद एकदम जो एस्केलेशन आती है वो काफ़ी हैवी इम्पैक्ट हो जाता है। जो बेसिक रेंटल पेमेंट्स हैं वो ग्रॉस रेंट बेसिस पे होती हैं, टैक्स कट की पेमेंट सारी जाती हैं, और मंथली पेमेंट्स होती हैं। क्वार्टरली सेमी एनुअली पेमेंट्स हम नहीं कर रहे कहीं भी। जो एडवांस रेंट है वो मिनिमम 1 मंथ और मोर होता है। सिक्योरिटी डिपॉजिट फिक्स्ड हमने रखा हुआ है 1 मंथ के ऊपर, जस्ट ओवर द वॉल्यूम ऑफ शॉप्स द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट बीइंग ब्लॉक्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 10 इयर्स वो काफ़ी अमाउंट कंसिडरेबल हो जाती है। फिट आउट पीरियड इनिशियल नेगोशिएशन 3 months और मोर से ही होती है, बट दैट इज डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ द शॉप। तो पुश तो यही हम करते हैं कि 3 months से ही हम इसको लेके आगे चलें। टर्मिनेशन जो है वो सिर्फ टेनेंट के पास राइट रखी गई है जो 2 months की है। लैंडलॉर्ड के पास कोई राइट नहीं है हमें निकालने की, अनलेस 2 consecutive months रेंटल पेमेंट्स टेनेंट ना करे तो फिर वो हमें 2 महीने का नोटिस दे सकता है। दिस इज जस्ट फॉर अ सिक्योरिटी मेजर फॉर द टेनेंट, जस्ट कि वो काफ़ी इन्वेस्टमेंट होती है शॉप के अंदर, तो लैंडलॉर्ड्स को काफ़ी ऑफर्स आती रहती हैं बेटर रेंटल्स के ऊपर फ्रॉम टाइम टू टाइम, तो उसको ज़रा केटर करने के लिए ये टर्मिनेशन क्लॉज इस तरीके से लगाया गया। ये कोई जनरल टर्म्स हैं बेसिकली जो लीज के हम फॉलो कर रहे हैं। इसको अदील एक सेकंड रोकना। अच्छा, आपकी अब जो अग्रीमेंट टर्म है ना, हम जनरली 10 to 15 इयर्स की साइन करते हैं। कोशिश करते हैं कि 10 इयर्स मिनिमम करें, कोई उससे ज़्यादा करना चाहे कर ले, आप कम करना चाहें आप बेशक कर लें, बट जनरली कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि कल को इश्यूज कम आ सकें। जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है उसकी बेसिक रीजनिंग ये है कि कंसिडरिंग हर किसी की एटलीस्ट 15, 20, 25, 30 दुकानें हैं, उससे ज़्यादा भी हैं, तो जब आप 3-3 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट देना शुरू करते हैं अमाउंट्स टू लॉट ऑफ मनी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम 1 महीने का सिक्योरिटी डिपॉजिट दें एंड हम उनको एडवांस रेंट ज़्यादा दे देते हैं। कई सिचुएशंस में 3 महीने, कई में 5-5, 6-6 महीने का एडवांस रेंट भी दिया हुआ है ताकि आप सिक्योरिटी डिपॉजिट कम से कम दें। टर्मिनेशन बहुत मेजर क्लॉज है एंड इसके ऊपर लैंडलॉर्ड लड़ाई करते हैं, वो कहते हैं जी हम दुकान नहीं देंगे। फिर थोड़ी सी हिम्मत पकड़नी पड़ती है और हम लैंडलॉर्ड कहते हैं ठीक है जी हम दुकान आपकी नहीं लेते हैं, हम कहीं और ढूंढ लेते हैं। टर्मिनेशन क्लॉज हमने
काफ़ी साल पहले इसको चेंज कर दिया था अपनी एग्रीमेंट्स में। द रीज़न सिंपली बीइंग कि होता कि एज अदील ऑल्सो सेड कि जब आप अब मार्केट में लोग तो काफ़ी ज़्यादा जो दुकानें ढूंढ रहे हैं, लैंडलॉर्ड को ये बात पता है। तो अगर आप दोनों के पास इक्वल राइट्स हैं, लैंडलॉर्ड को बेहतर की ऑफर आएगी, वो आपको ब्लैकमेल शुरू कर देगा। वो या आपसे कहेगा मेरी दुकान खाली कर दें, या आपसे कहेगा रेंट मेरा ऊपर कर दें। हमारे साथ ये हुआ है काफ़ी सिचुएशंस में। उसके बाद फिर हमने ये क्लॉज डालना शुरू कर दिया। इससे होता क्या है कि लैंडलॉर्ड आपको इविक्शन नोटिस तो दे नहीं सकता। लेट्स से आप 2 लाख रेंट दे रहे हैं और आगे से उसको 5 लाख की ऑफर भी आ जाए, वो आपको लीगली बाहर नहीं निकाल सकता दुकान से, अनलेस आप 2 कंसेक्टिव महीने का उसको रेंट नहीं देते। मोस्टली लैंडलॉर्ड्स को समझ आ रही है और वो अग्री करते जा रहे हैं इस क्लॉज पे, स्पेशली विद ब्रांड्स जिनका उनको पता है कि ये रेंट टाइम पे देते हैं, इनसे इश्यूज नहीं आते, इनके मसले काम में, तो उनके साथ ये अग्री कर लेते हैं। बट अगेन बात हुई है, अगर हम सारे एक पेज पे आ जाएंगे तो लैंडलॉर्ड्स को अग्री करना ही पड़ेगा इन टर्म्स के ऊपर। थोड़ी सी मुश्किल होएगी शुरू में, बट ये वो टर्म्स हैं जिनसे हमें एज टेनेंट्स बहुत ज्यादा फायदा होता है फ्यूचर में। ये टर्मिनेशन से और सिक्योरिटी डिपॉजिट से स्पेशली बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे लॉकअप नहीं होते सिक्योरिटी की वजह से, जो हमने फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट करनी है और बाकी सारा कुछ। अदील आ गया। कुछ ये स्पेशल क्लॉजेज हैं जो हमने ओवर द टाइम पीरियड हमने कैटर फॉर किए हुए हैं। कुछ साइट्स हम लेते हैं जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन होती हैं, उसमें डिलेज काफ़ी ज़्यादा आते हैं ऑन पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड। कमिटमेंट डेट होती है 15 की, लेकिन वो ओवर शूट करती है कभी 25 को, और कभी मे बी इन द नेक्स्ट फॉलोइंग मंथ में चली जाती है। तो इसमें ये किया हुआ है कि एनी डेज डिले जो आ रहा है पोजेशन के अंदर ऑन पार्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड ड्यू टू अनफिनिश्ड वर्क्स एट द साइट, वो टोटल नंबर ऑफ डेज हम फिट आउट के अंदर ऐड करते रहते हैं एज अ पेनल्टी टू द लैंडलॉर्ड। इस टाइम पीरियड के अंदर अगर फिट आउट पीरियड के अंदर कोई लॉकडाउन होता है, कोई शटडाउन होता है, गवर्नमेंट की वजह से किसी वजह से बंद किया जाता है, शॉप ओपन नहीं हो सकती, फिट आउट वहाँ कंडक्ट नहीं हो सकता, तो ये पीरियड फिट आउट पीरियड में काउंट नहीं करेगा। एडिशनल जितना भी लॉकडाउन पीरियड आएगा शॉप अनएक्सेसिबल होगी, ये आगे ऐड हो जाएगा अपने फिट आउट पीरियड में। एक्सटेंशन ऑफ इलेक्ट्रिकल लोड, इसकी भी काफ़ी रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम। वापडा वाले आते हैं कि जी आपका सैंक्शन लोड इतना है, आप यूज़ इतना कर रहे हैं। बेसिकली जो मीटर्स ट्रांसफार्मर्स हैं वो लैंडलॉर्ड की प्रॉपर्टी है, उसका एक्सपेंस और एक्सटेंशन लोड लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टेनेंट को प्रोवाइड करना। इसकी कॉस्ट जो है वो लैंडलॉर्ड पे ही हमने रखी हुई है कि लैंडलॉर्ड ही हमें लोड एक्सटेंशन करवा के दें। इसमें कुछ प्रॉपर्टी सील हुए हुए हैं क्लॉजेस कुछ हैं रिगार्डिंग प्रॉपर्टी सील होने के ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स या डिफेक्ट इन बिल्डिंग टाइटल, बिल्डिंग के प्लान के कंस्ट्रक्शन के अंदर कुछ इश्यूज। तो इफ़ द प्रॉपर्टी इज सील्ड तो जितने डेज प्रॉपर्टी सील रहती है उसका रेंट नहीं चार्ज होता है, और हम कोशिश ये भी करते हैं कि सेल लॉस भी जितना हमारा हो उसको भी बीच में लैंडलॉर्ड को एज अ पेनल्टी दिया जाए। कुछ प्रेमिसेस लेने पड़ते हैं, उस एरिया में मार्केट्स कमर्शलाइज नहीं होती, दिस इज अ स्पेशल सर्कमस्टेंस जिसके अंदर रेंट भी नहीं चार्ज होता, पर डेली सेल लॉस भी लैंडलॉर्ड कवर करता है ड्यू टू प्रेमिसेस बीइंग नॉन कमर्शियल। इसमें टेनेंट काफ़ी हाई रिस्क पे होता है, स्पेशली अगर शॉप सील हो गई और स्टॉक भी हमारा अंदर बंद हो गया तो वो काफ़ी एक इंक्रीज्ड रिस्क होता है टेनेंट के। प्रॉपर्टी सेल्स होती हैं जो लैंडलॉर्ड्स अपना टाइटल आगे ट्रांसफ़र कर देते हैं, उसमें हमने ये कंडीशन रखी हुई है कि जो हमारी एग्रीमेंट की टर्म्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगी विद द न्यू लैंडलॉर्ड। बेशक वो प्रॉपर्टी 2-3 दफ़ा भी बिक जाए तो हम अपनी एग्रीमेंट के जो क्लॉजेस हैं वो लैंडलॉर्ड इंश्योर करेगा कि अगले लैंडलॉर्ड को एज इट इज़ एग्रीमेंट ट्रांसफ़र हो जाए, वो हमें बाहर नहीं निकाल सकते। जो मेंटेनेंस ऑफ प्रेमिसेस है, जो मेजर स्ट्रक्चरल वर्क्स हैं बिल्डिंग के, वो सारे लैंडलॉर्ड के ज़िम्मे हैं, सच एज कॉलम्स, बीम्स, स्लैब्स, वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट्स, इस टाइप की चीज़ें सारी लैंडलॉर्ड के लिए। जो माइनर वर्क्स हैं जैसे ड्रेनेज की क्लीनिंग्स हैं, जो बेसिकली एंट्रेंस के स्टेप्स की रिप्लेसमेंट्स, कुछ विंडो की सिलिकॉन्स होनी, और इस टाइप के माइनर वर्क्स टेनेंट को कैटर करते हैं। जो लॉकडाउन और शटडाउन पीरियड्स हैं उसमें रेंट बिल्कुल नहीं चार्ज होता। अगर तो वो लॉकडाउन इस कंडीशन का लगा हुआ है कि वो सैटरडे संडे हैं बीच में जो आ रहे हैं ओनली क्लोजर डेज, तो उसके लिए हम लैंडलॉर्ड को नहीं उस पर डिस्टर्ब करते। सैटरडे संडेज की जो क्लोजर है वो इंक्लूडेड नहीं है।
above 2 days, 3 days, 4 days, 5 days, 10 days, जिस तरह लॉकडाउन लगता है या शटडाउन होता है, शॉप इनएक्सेसिबल होती है, उसका रेंट नहीं हम पे करते हैं। जो एनीथिंग इन डिफेक्ट इन कंस्ट्रक्शन है, जिसकी वजह से वाटर सीवरेज आती है शॉप के अंदर, वो हमारा स्टॉक भी लैंडलॉर्ड कवर करता है। अगर उसमें कोई डैमेजेस होते हैं, हमारा फिक्सचर भी कवर होता है अगर उसमें भी कोई डैमेजेस होते हैं। दिस इज बेसिकली measure के landlord needs to ensure that his building is sealed and watertight completely. As a tenant, हमारी responsibility इसमें ये बनती है कि if the shop manager sees a defect in the building, it needs to be reported to the landlord immediately, preferably in writing or through a letter, so he can take immediate action to rectify it to prevent the damages to the tenant's property. कुछ सिनेरियोज ऐसे आए हैं कि शॉप के सामने कोई अंडरपास की डेवलपमेंट होनी शुरू हो गई, कोई फ्लाईओवर बनना शुरू हो गया, कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो गया, जिसकी वजह से वहाँ शॉप की एक्सेस और कस्टमर्स का वहाँ आना काफ़ी डिस्टर्ब हो गया ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन वर्क, और फिर सेल्स लूज होनी शुरू हो गई। तो इस सिचुएशन के अंडर एक क्लॉज हमने बीच में डाला हुआ है कि अगर इस तरह के शॉप के सामने कोई काम शुरू हो जाए और हमारी शॉप की एक्सेस डिस्टर्ब हो, तो we need to down with the landlord to figure out some kind of a rental relief period. Yeah, we've put in the agreement that we may have the option to serve him a termination notice within 10 days or 15 days from the start of this work. Okay, वहाँ further business continue करना loss नहीं चलेगा। Force majeure का एक basic clause है जो हर agreement में डला हुआ है, इसमें basically वो building unusable determined हो जाती है, तो इसके अंदर से हमारे जो क्लॉसेस हैं एग्जिट करने के, वो सारे ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द पार्टीज हैं जो लिस्ट हुई हुई हैं। इसमें कोशिश हम यही करते हैं कि ये सारे काम लैंडलॉर्ड भी हमें करा के दें। दिस इज प्योरली अप टू द नेगोशिएटर जो डील क्लोज कर रहे हैं कि इसमें से कितने आइटम्स जो लिस्टेड हैं वो हम लैंडलॉर्ड से काम करवा रहे हैं। इसमें बेसिकली जो फ्रंट ग्लास है, फ्लोर टाइल्स हैं, स्टेयर्स है, ट्रांसफार्मर, इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स, तो लैंडलॉर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेन केबल है। बाकी इट्स जस्ट अ ब्रीफ लिस्ट ऑफ थिंग्स जो कि हम कोशिश करते हैं कि लैंडलॉर्ड हमें शॉप में करा के दें, बट प्योरली दिस इज ऑल अप टू द नेगोशिएशन। Lastly, property documents. This is just a list of documents that we acquire from the landlord to ensure that the building has been commercialized, the building plans have been approved, it's the genuine owner of the property. अगर इसमें कोई shareholders हैं वो भी इसी वक्त सामने आ जाएं, अगर कोई divisions of shares, divisions हैं वो भी इसी के अंदर सारी cover हो जाएगी। Sir, basically this is all of the slides. ठीक है। अच्छा, everyone, so the basics है ना वो ये हैं, जो वाटर डैमेज का क्लॉज है वो लैंड स्टैंडअलोन में भी चल जाता है, मॉल्स में चलता है। हमारे साथ हो चुका हुआ कि 2-3 मॉल्स में वो ऊपर कुछ काम कर रहे थे, वाटर डैमेज हो गया तो उन मॉल से हमने क्लेम लिया हुआ है। इट्स नॉट दैट कि अगर क्लॉज डला हुआ तो एंड में आप क्लेम ले नहीं सकते। हमने 2-3 लैंडलॉर्ड्स की शॉप्स में हो चुका हुआ है, वाटर डैमेज हुआ है काफी ज्यादा, एंड 1-2 मॉल्स के अंदर हुआ है, और एक मॉल के अंदर तो 2 या 3 दफा हुआ था। सीलिंग लीक एंड वाटर डैमेजेस हुए तो हमने उनके क्लेम्स लिए हैं। सो अगर ये चीजें डली हुई हैं, इट्स इजियर टू आर्ग्यू विद द लैंडलॉर्ड और इवन सम मॉल्स एंड गेट द क्लेम आउट। अगर चीजें डली ही नहीं हुई एंड क्लॉजेस लिखे नहीं हुए, फिर उसका कर कुछ नहीं सकते। जो अदील से पिछली स्लाइड पे जाना, ये जो है इसमें नहीं, अगली वाली तो चीजें चाहिए होती हैं ये वाली। सो इसमें मोस्टली तो अगर आप लैंडलॉर्ड को पुश करें वो आपको फ्रंट ग्लास, फ्लोर टाइल, स्टेज वगैरह बना देता है। ज्यादा जो क्वेश्चन आता है वो फ्रंट शटर और जनरेटर की जगह किधर है, इस तरह की चीजों पे आता है। बट मोस्टली दीज डेज नाउ लैंडलॉर्ड्स काफी कर रहे हैं कि वो आपको फ्रंट ग्लास लगा देंगे, फ्लोर टाइल डाल देंगे, या वो एटलीस्ट एक रीजनेबल अमाउंट पे अग्रीमेंट हो जाएगी। वो कहते हैं कि मैं आपको 2,500 पर स्क्वायर मीटर वाली टाइल लेके दूंगा। सो फिर ऊपर के जो बाकी के पैसे हैं, लेट्स से हमने 3,500 वाली लगानी है तो ऊपर के 1,000 रुपीज स्क्वायर फुट या स्क्वायर मीटर आ रहा है टाइल का, वो हम अपनी जेब से डाल के इस तरह मिल बैठ के बात करके कर लेते हैं। बट अगेन द थिंग इज के
जब तक हम सारे इकट्ठे ही एक पेज पे नहीं आके इस तरह की बातें शुरू करेंगे तो लैंडलॉर्ड्स विल स्टिल कीप ब्लैकमेलिंग अस एंड इन सर्टेन केसेस दे नो कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कम है या इशू ज्यादा है तो वो अपनी मनमानी ज्यादा कर लेंगे। बट मेन चीज ये है कि हमें सेम पेज पे आना पड़ेगा। एज सून एज वी कम ऑन द सेम पेज फिर हम इसको टैकल इजीली कर सकेंगे एंड दैट विल बी इजियर, लॉट इजियर टू टैकल एंड मैनेज आल्सो। अच्छा, अब अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो वो मुझे बताएं ताकि फिर हम उसको देख लें किस तरह सॉर्ट आउट करना है। से टैक्स डिडक्शन के ऊपर जो होती है ना बहुत ज्यादा टैक्स क्लियर करने को तैयार नहीं। इस सिस्टम में क्या करेंगे? जैसे कुछ मॉल भी है वो ये कह रहे हैं कि जैसे कैंप चार्जेस हैं या स्टेट वाटर फैसिलिटी चार्जेस पर जो है कि ये रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस है, उस पे भी वो टैक्स। आवाज बहुत फंस के आ रही है, थोड़ी सी क्लियर नहीं आ रही उतनी ज्यादा। जी अब आ रही है सर क्लियर? मैं माइक के पास हो गया। जी अब क्लियर है सर। मेरा क्वेश्चन ये था कि लैंडलॉर्ड्स के ऊपर ज्यादा जो इशू होता है वो टैक्स डिडक्शन के ऊपर हो रहा होता है कि लैंडलॉर्ड ये कह रहा होता है कि जी टैक्स डिडक्शन हम नहीं करेंगे, अगर 2 लाख रुपए रेंट है तो मुझे तो 2 लाख ही चाहिए, बाकी जो भी कुछ करना है वो आप नहीं करना। इसी तरह कुछ मॉल्स जो है वो आपको पता है कि जो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर आ रहे हैं, कैंप चार्जेस जो है या वाटर फैसिलिटी चार्जेस या जनरेटर फेयर तो वो नहीं है। तो इस सिलसिले में हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि टैक्स अथॉरिटीज तो कहती हैं कि आपने हर पेमेंट के ऊपर टैक्स डिडक्शन कर दी। वो आप सही कह रहे हैं। सो टैक्स का इश्यूज हमें भी आता है काफी जगह। उसके दो तरीके हैं। उसका एक तो ये है कि इफ योर सेल्फ टैक्स कंप्लाइंट और आप टैक्स पे करें तो लैंडलॉर्ड को स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं जी कि हम कर कुछ नहीं सकते, हमने टैक्स काटना ही काटना है, बिकॉज अदरवाइज एफबीआर विल कम आफ्टर अस आल्सो एंड विल ऑल गेट इनटू ट्रबल। दैट्स द फर्स्ट कार्ड वी प्ले। सेकंड ये होता है कि देयर आर लूप होल्स इन द टैक्स थिंग। अगर वो लैंडलॉर्ड एक है लेकिन वो उसके लेट्स से 3 फैमिली मेंबर्स हैं, वो उन सबको अग्रीमेंट में डाल दे तो टैक्स उसी तरह रिड्यूस हो जाता है। तो फिर बजाय द मनी गोइंग टू 1 पर्सन वो 4 लोगों को रेंट जा रहा होता है डिवाइड होके, उसके ऊपर टैक्स रिड्यूस हो जाता है। हमने 3 4 5 शॉप्स में ये वर्किंग की हुई है एंड टेनेंट्स एक जगह पे तो शायद अदील कितने 7 लैंडलॉर्ड्स हैं। सो एक शॉप के 7 लैंडलॉर्ड उसने बनाए हुए हैं। जिस तरह भी उसने किया उसके फैमिली मेंबर्स हैं या सो ये तरीका है उसका लीगली और तरीका कोई नहीं है, बट लीगल लूप होल यही है कि अगर वो अपने टेनेंट्स इंक्रीज कर ले और इसके लिए ही जस्ट हैज टू गिव आई थिंक डॉक्यूमेंट विद स्टेट्स। एफिडेविट होता है कि जी ये इस शॉप में मेरे 7 पार्टनर्स हैं या ये हैं। सो इट्स नॉट अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ वेरी शॉर्ट एफिडेविट उसने देना होता है, दैट्स इट। उसके ऊपर वो सारा चल जाता है एंड दैट्स लीगली दैट्स द ओनली वे टू रिड्यूस रेंट, टू रिड्यूस द टैक्स बर्डन ऑन द लैंडलॉर्ड। लीगली और तरीका कोई नहीं है। बाकी फिर वही है कि 2 अग्रीमेंट्स में आप चले जाएं, एक अंडर द टेबल और एक जो शो हो रही है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि जो अंडर द टेबल है उसमें दोनों को मसला पड़ सकता है। कल को अगर खुदा ना खास्ता किसी ने आपको तंग करना और उसने आके बता दिया गवर्नमेंट को कुछ, तो वो उसके मसले अलग हैं। वी जनरली स्टे अवे फ्रॉम दैट क्योंकि उसके इश्यूज बहुत ज्यादा हो सकते हैं। कल को हमें लीगल डिपार्टमेंट ने भी हमारा जो अपना लीगल डिपार्टमेंट उसने मना किया हुआ कि जी उस वाले सोल्यूशन पे ना जाएं जो 2 अग्रीमेंट वाला सोल्यूशन है। उसमें एक दूसरे को तंग दोनों पार्टीज कर सकती हैं, दैट एट द एंड ऑफ द डे दैट्स नॉट दैट बेनिफिशियल, स्पेशली इफ यू आर 100% टैक्स पेइंग एंड एवरीथिंग। तो फिर उसके मसले बहुत ज्यादा आ जाते हैं, उतना कैश नहीं पड़ा होता। जो मॉल्स का कैंप का है वो अभी हम फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना और मॉल से बात करनी किस तरह। इसी कैब की इसी कमेटी में भी उस दिन ये बात हुई थी एंड वी ट्राइंग टू फिगर आउट अ वे कि किस तरह मॉल से बात करनी है। उसका भी हमने एग्जैक्ट फिगर आउट नहीं किया, बट जैसे ही कुछ होता है तो हम शफीक साहब को अपडेट कर देते हैं ताकि उसको भी वो सबको बता देंगे कि क्या सोल्यूशन निकला या मॉल से बात किस तरह करनी है ताकि उसको हल कर सकें। बट आई डू अंडरस्टैंड कि टैक्स का इशू बहुत ज्यादा है, बट दिस इज द ओनली लीगल तरीका यही है कि आप लैंडलॉर्ड से कहें कि अपने जो नंबर ऑफ लैंडलॉर्ड्स है उसको इंक्रीज कर ले। दैट्स द ओनली वे टू रिड्यूस टैक्स, अदरवाइज लीगल तरीका कोई नहीं है इसका। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था इसके प्रॉपर्टी सील के हवाले से और लॉकडाउन और फोर्स मेजोर के हवाले से। आपकी आवाज आ रही? जी आ रही है। बेसिकली जो प्रॉब्लम आता है वो आता है फोर्स मेजोर के ऊपर। जब हम स्टेट अवे उसके ऊपर लिख देते हैं ना कि जी कोई लॉकडाउन होगा या कुछ होगा तो हम रेंट पे ही नहीं करेंगे, तो वहीं से लैंडलॉर्ड क्या कहता है कि भाई मैंने आपके साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया, वो स्टेट अवे रिफ्यूज कर देता है।
ये एक है, इसको थोड़ा सा टेक्निकली हैंडल कर लें कि हम म्यूचुअली डिस्कस करके इसको जो है वो हम सेटल कर सकते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा वो कंफर्टेबल हो जाते हैं और फिर उसके बाद आगे चल जाते हैं। दूसरी बात आ जाती है अगर कोई बिल्डिंग या प्रॉपर्टी को सील हो जाती है, हमारे साथ भी ऐसा कोई केस हुआ है, उसमें एक प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर वो टैक्सेस का प्रॉब्लम है पेशावर के अंदर, वो पे नहीं कर रहे थे, तो वो 2-3 घंटे के लिए जो है ना वो उसको बिल्डिंग को जो है वो नॉर्मली आके वो बंद करते हैं। लेकिन नॉर्मली होता ये है कि लैंडलॉर्ड जो है वही उस बिल्डिंग के ऊपर आके उसका सारा मैटर जो है वो सॉर्ट आउट करवा देता है। तो मतलब इसका एक पीरियड डिफाइन कर लें कि कितने डिफाइन पीरियड के लिए ये अगर बिल्डिंग बंद होगी तो फिर हम उसके ऊपर वो रेंट जो है वो चार्ज उसको करेंगे और उसके ऊपर पेनल्टी डालेंगे। हाँ नहीं, जो प्रॉपर्टी सील का उसका तो यही है, हम जो लैंडलॉर्ड से बात करते हैं हमने क्लॉज डाला, उनसे कहते हैं जी अगर हो जाती है तो आप अगर घंटे 1.5 के अंदर खुलवा लेते हैं इसको, या मैक्सिमम लाइक घंटे 2 से खुलवा लें, ताकि हमारा पीक टाइम के अंदर सील ना हो एंड हमारा पीक टाइम वाला कस्टमर लूज ना हो। एज लॉन्ग एज वो हो जाए तो हम फिर कुछ नहीं करेंगे। बट अगर ये चली जाए, लेट्स से 1 दिन सील रही है या 2 दिन सील रही है, फिर होता है कि जी फिर हम आपका रेंट कर देंगे 2 दिन का या 1 दिन का, जितना दिन वो सील रही है। अगर 1-2 घंटे सील रही है देन वी लेट इट गो, फिर इशू नहीं होता। बट अंडरस्टैंडिंग ये है कि लैंडलॉर्ड ने फटाफट इसको सॉर्ट आउट कराना है ताकि हमारा कस्टमर लूज ना हो। स्पेशली खुदा ना खास्ता अगर लेट्स से शाम को 7-8 बजे सील हो जाए, रश आवर लगा हुआ, तो दैट्स देन वेरी बैड। तो उस कोशिश ये होती है कि वो ना होए। जो दूसरा है जो आप कह रहे हैं फोर्स मजोर वाला, अगर उसमें लॉकडाउन का डाला है, उसमें वो हमने फोर्स मजोर का क्लॉज सेपरेट है, लॉकडाउन का सेपरेट डाला हुआ है, बट वो तरीके से ही डाला हुआ है कि अगर लेट्स से लॉकडाउन होता है वीकडेज के अंदर, वीकेंड्स को काउंट नहीं करते, सैटरडे संडे को हम कहते हैं जी ठीक है हम इसको नहीं काउंट करेंगे, या जहाँ पे फ्राइडे को दुकानें बंद वैसे ही हैं तो फ्राइडे और संडे को नहीं काउंट करेंगे इन लॉकडाउन, बाकी डेज को हम देख लेंगे। तो देन अब कई लैंडलॉर्ड तो एग्री कर गए हैं जी कि ठीक है ऑन एवरी डे ऑफ लॉकडाउन हम कर देंगे। कई लैंडलॉर्ड से बात ये हुई है कि जी अगर ठीक है, अगर 3 दिन बंद रही या 5 दिन बंद रही, फिर हम रेंट डिडक्शन कर लेंगे। तो व्हाट दैट मींस इज कि अगर 5 दिन बंद रही तो फिर आप उन 5 दिन की रेंट डिडक्शन हो जाएगी, उन 5 दिन का रेंट नहीं देंगे। बट वो फिर वो अगेन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे है कि हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या कर सकते हैं लैंडलॉर्ड के साथ, एंड कितने दिन के ऊपर हम अग्री करते हैं कि मिनिमम कितने दिन लॉकडाउन रहना है और फिर होना है। अब एक्चुअली क्योंकि लॉकडाउन इतना हो नहीं रहा, तो अब लैंडलॉर्ड इसलिए भी ज्यादा कोशिश करता है कि इस क्लॉज को निकालने की। जी तो हाँ, क्योंकि अब लॉकडाउन हो ही रहा, और उसमें अब ये कह सकते हैं कि हम बेसिक लिख लेते हैं कि अगर लॉकडाउन हुआ तो फिर उस वक्त बैठ के देख लेंगे कि मिनिमम इतने दिन का अगर रहा तो उसके बाद फिर रेंट हम रिड्यूस कर देंगे, उतने दिनों का रेंट नहीं देंगे। बट वो अगेन ये वो कुछ थोड़े से क्लॉजेस हैं जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे करने पड़ते हैं। अगर the other thing also being landlord तंग इसलिए ज्यादा करता है या बात इसलिए नहीं सुनता बिकॉज ही हैज द अपर हैंड राइट नाउ। उसको पता है कि जी एक टेनेंट ने तो डाला है अग्रीमेंट में, ये दूसरा अग्रीमेंट में नहीं शायद डाल के लाएगा। बट अगेन अगर सारे एक ही बात करना शुरू कर दें, सिमिलर बात करना शुरू कर दें, तो फिर लैंडलॉर्ड विल आल्सो स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग अच्छा जी ये सारे जो टेनेंट्स हैं वो सिमिलर बात कर रहे हैं, फिर वो थोड़ी सी उनकी ट्यून भी थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। अभी वी फेस आप फेसिंग द सेम। बिल्कुल बताएं। इसमें मतलब वो नॉर्मली यही होता है कि जब सब जगह से एक ही नॉइज एक ही मैसेज जाता है तो फिर वो लैंडलॉर्ड जो है ना वो अंडरस्टैंड करना शुरू कर देते हैं कि अब नॉर्म्स जो है ना वो चेंज हो गए। फिर उसको भी पता होता है मैंने अगर उससे भी बात करनी तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस उसी के पास भी यही आनी है मेरे लिए। दूसरा ये था कि इंक्रीमेंट्स का और सिक्योरिटी का था। जी सर। जी इंक्रीमेंट्स और सिक्योरिटी थी। इंक्रीमेंट के ऊपर अब दो तरह की मार्केट्स, 2 या 3 तरह की मार्केट्स के ऊपर हम बात कर लेते हैं। एक मार्केट हमारे पास जो है वो बिल्कुल पॉश मार्केट है, हाई एंड मार्केट है, ए क्लास, जहाँ पे तो लैंडलॉर्ड कहता है जी आप लेनी तो आप ले लें, मैंने ये रेंट लेना है, ये मेरी टर्म्स एंड कंडीशन है, आपने लेनी है। वो 4 साल दुकान खाली रहती है, वो उसको कोई परवाह नहीं है, लेकिन वो वहीं पे बैठा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद जो सेकंड फेज है वो है कि हम मिड टियर मार्केट्स में चले जाओ, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा देते हैं। जब लो एंड के ऊपर है वहां पे तो वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। जैसे हम मतलब कुछ ब्रांड को हम देखें, वो मार्केट डेवलप करते हैं जाके, वो किसी ऑफ लोकेशन के ऊपर जाके जगह ले लेते हैं, उनको रेंट भी अच्छा मिल जाता है, सारा कुछ। अगेन ये चीजें जो चेन एसोसिएशन का जो फिर एग्रीमेंट है उसके अंदर फिर फिक्स कर दें कि जो भी आएगा वो 7-8% के ऊपर ही बात करेगा, वो एनुअल इंक्रीमेंट के ऊपर बात करेगा, तो वो 7-8% के ऊपर ही बात करेगा। ये इसको थोड़ा सा फिक्स करवा ले ताकि मैसेज फिर वही है कि एक ही मैसेज जो है ना वो इनके पास जाना शुरू हो जाए।
तो शकील साहब आप बात सही कर रहे हैं, हम कोशिश यही कर रहे हैं। ये भी आज का सेशन इसलिए रखा हुआ था ताकि सबको अवेयर कर सकें। अब हमने इश्यूज फेस किए, जो हम 10 से 7 8 पे जा रहे थे तो इश्यूज फेस किए थे, एंड आपकी बात सही है, पॉश एरियाज में हम आजकल भी इश्यूज फेस करते हैं। हम अपनी एक शॉप स्विच कर रहे थे, ये अभी रिसेंट मैटर है, H ब्लॉक से Y ब्लॉक में शिफ्ट कर रहे थे। सो लैंडलॉर्ड लेट कर ही जा रहा था। इवेंचुअली हम तंग आ गए, हमने छोड़ी तो नहीं, पर हमने लैंडलॉर्ड से कहा जल्दी करें कुछ, अब आपको लेट टाइम पड़ना शुरू हो रहा है। सो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको दुकान ही देते, हम आपको निकाल देते हैं। हमने कहा ठीक है, आप कर लें, आप एक दफा अग्रीमेंट गौर से फिर से पढ़ लें और फिर आप डिसीजन ले लें आपने क्या करना है। द थिंग वाज डिसीजन में एग्जिट क्लॉज डला हुआ था कि वो मैं निकाल नहीं सकता। सो उसकी वजह से वो रुक गया। फिर उसने काम तेजी से किया और हमें शॉप पकड़ा दी उसने, कंटिन्यू ऑल्दो उसको रेंट जिस रेंट पे हमने एग्रीमेंट की थी उससे अब उसको ज्यादा रेंट ऑफर हो रहा था। सो एंड वाली बात आपकी बिल्कुल सही कि जब हम सेम पेज पे आके सेम बातें करना शुरू कर देंगे तो लैंडलॉर्ड्स भी थोड़े से इन कंट्रोल आना शुरू हो जाएंगे। अभी वो यही धमकी देता है जी मैं आपको निकाल दूंगा, मेरे पास तो 4 क्लाइंट्स और आए हुए हैं। पर जब बाकी के 4 क्लाइंट्स भी अग्रीमेंट टर्म्स सिमिलर पे बात कर रहे होंगे तो वो भी थोड़ा सा दो दफा सोचेगा कुछ हरकत करने से पहले। बट हम कोशिश एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि सबको बताएं और अवेयर करें कि जी 7-8% से ज़्यादा की बातें इस वक्त ना करें। अगर सारे उसी पे करेंगे तो लैंडलॉर्ड्स को भी समझ आ जाएगी, एंड उसी पे बेहतर है। जो पॉश एरियाज का इशू है, लैंडलॉर्ड धमकियां देता है, बट थोड़ा सा हमें तगड़ा होना पड़ेगा। अगर लैंडलॉर्ड कहता है ना ठीक है मैं आपको नहीं देता, मैं किसी और को दे दूंगा, तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें पेशेंस दिखाना पड़ेगा। मे बी महीने डेढ़ का या 2 महीने का या 10-15 दिन के लिए रुक जाएं ताकि लैंडलॉर्ड को समझ आए कि अच्छा कोई और नहीं आ रहा, सो मुझे कुछ करना है। अब लैंडलॉर्ड जिस तरह है कि अब वो थोड़ी सी दुकान ज्यादा देर होल्ड नहीं करने के फेवर में, क्योंकि हालात जिस तरह के चल रहे हैं, जिन्होंने साल साल से नहीं भी थी वो भी अब दुकानें रेंट आउट करने पे आ रहे हैं। सो थोड़ा सा हमें, अगर हम फर्म रहे ना, मे बी फॉर 5-10 डेज 15 डेज इन सम सिनेरियो लैंडलॉर्ड गिव इन कर जाता है और वो बात सुनने को तो राजी हो जाता है। तो इट जस्ट डिपेंड्स कि हम कितनी देर रुकना चाह रहे हैं या हमने करना क्या है। बट देन अगेन आखिरी एंड में वही आ जाता है कि हमें सबको सेम पेज पे आना जरूरी है, एंड सिमिलर ट्यून से बात करेंगे ना, या सिमिलर वैल्यूज की या सिमिलर चीजें हमें चाहिए, तो फिर लैंडलॉर्ड को भी एक चीज समझ आना शुरू होगी, वो भी फिर जो ये हरकतें करता है या ब्लैकमेलिंग करता है वो उसको कम कर देगा बहुत ज्यादा। अस्सलामुअलैकुम अदीब साहब, मैंने ये कहना था, आपने शुरू में जैसे कहा कि हम 3 साल बाद जो 25% का इंक्रीमेंट उसमें एग्रीमेंट में लिखते हैं, क्या वो ठीक नहीं है? अगर वो 10% पे नहीं मानता तो वो मंथली, अगर उसको ईयरली देखें तो वो 8.33 आता है। जी बिल्कुल, वो बात आपकी ठीक है, लेकिन सर वो डिपेंडिंग जो अब इकोनॉमिक सिचुएशन पहले भी चल रही थी, कोविड के टाइम में भी हमारे कुछ इंक्रीजेस ऐसे आए थे जो 3 साल के बाद वो 25% थे, और वो रेंटल इंक्रीमेंट उस वक्त सस्टेन करना बड़ा इम्पॉसिबल हो गया था। तो अगेन उसके ऊपर फिर डिस्कशन करने जब लैंडलॉर्ड से बैठे तो उन्होंने कहा था कि जी 3 साल तो मैंने इंतजार किया अपने इंक्रीमेंट के लिए, तो अब जो भी हालात हैं वो आप बेयर करें इसको। तो वो हमारे अभी कंट्री की जो सिचुएशन चल रही है, इसके अंदर इस तरह की प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन रेंटल वैल्यू, अगर आपका रेंटल भी थोड़ा सा ऑन हायर साइड है तो वो एस्केलेशन 3 साल के बाद लैंडलॉर्ड को डेफर करनी या उस पर कुछ नेगोशिएशन करनी मुश्किल हो जाती है। इसी बेसिस के ऊपर वो कहता है कि जी मैं तो वेट ही कर रहा हूँ, 3 साल से मैंने आपको तो छेड़ा ही नहीं है, तो अब मेरी बारी आई है, तो अब आप कह रहे हैं कि जी आप नहीं दे सकते और इसमें कोई कमी करें और मुझे कोई रिलीफ पीरियड ऑफर करें। ये इसकी एक कॉम्प्लिकेशन। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। मैंने ये पूछना था कि जब रेंट एग्रीमेंट होता है, बाज मॉल्स कहते हैं कि आप इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करें, तो मैंने ये पूछना था कि हम इसके अंदर जब स्टैम्प ड्यूटी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो सिक्योरिटी डिपॉजिट भी इसके अंदर इंक्लूड करना चाहिए रेंट के अंदर, या वो एक्सक्लूड होता है? या और उसके साथ साथ ये है कि हम लैंडलॉर्ड और टेनेंट दोनों मिलके इसको डिवाइड कर सकते हैं आपस में बर्डन इसका, या सिर्फ टेनेंट के ऊपर ही इसका होता है सारा कुछ? सर इसमें सिक्योरिटी जो है वो सिक्योरिटी एज अ प्रीमियम लिस्ट की जाती है और इसकी कैलकुलेशन में सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट शामिल होता है। अब इसमें मॉल तो ज़्यादा फोर्स यही करता है कि जी टेनेंट ही करके दे, इसकी जो रजिस्ट्रेशन का है वो ऑब्लिगेशन टेनेंट के ऊपर ही होती है। बट अगेन वो आपकी डिस्कशन के ऊपर है मॉल के साथ, अगर वो कुछ इसमें परसेंटेज बेसिस शेयरिंग आपके साथ करे।
वैसे जो एज पर लॉ हमने जो अपना फाइंडिंग स्कीम ही है, इसकी रजिस्ट्रेशन की जो भी कॉस्ट है वो टेनेंट ही बेयर करता है। थैंक यू जी। किसी और का कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है जी। अदील साहब और साद साहब, एक्चुअली मुझे 2-3 इश्यूज हैं जिन पर मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ। नंबर 1, जैसे हम बात कर रहे हैं मॉल्स के हवाले से, अब मॉल्स के एग्रीमेंट डेफिनेटली आपको भी पता है, हमें भी पता है कि वो प्री क्लासेस होती हैं जो उनकी तरफ से होती हैं, उसमें हमारी तरफ से कुछ चेंजिंग या उस तरह से बड़ा मुश्किल है। तो इसके लिए हमारा प्लान क्या है? क्या हम मॉल्स के साथ कंबाइंड मीटिंग करना चाह रहे हैं ताकि इस प्रोसेस को जो है वो आगे किया जाए? जैसे कैंप के हवाले से डिस्कशन है, अभी एक पॉइंट था इसका स्टैम्प ड्यूटी का, वो बड़ी हैवी कॉस्ट होती है जो बेयर करनी पड़ती है टीनेंट को। उस हवाले से हम क्या प्लान है, हमारा प्लान वे और एक्शन प्लान कि हम मॉल्स के साथ कंबाइंड मीटिंग करेंगे या किस तरह से इसको लेके चलाएंगे? और दूसरा मेरा ये था कि रेंट परसेंटेज जो है, अब वो जो इंडिविजुअल है, मतलब स्टैंड अलोन जो बायर ओपन मार्केट्स में है, विदाउट मॉल्स प्लाजाज में है, ये वो तो स्टेट 10% पे कहते हैं जी हम जी 10% इंक्रीज करेंगे, 10 से कम नहीं करेंगे। तो उस हवाले से डेफिनेटली वो एक बंदा, जैसे एक ब्रांड है वो नहीं ले रहा दुकान तो दूसरा आ जाता है, दूसरा नहीं है तो तीसरा। तो उससे पहले ये किस तरह हम अलाइन करेंगे कि जी वो जो है वहाँ जो ब्रांड्स हैं वो उनमें से कोई भी वहां जाके जो है वो उनको ट्रिगर नहीं करेगा ताकि वो 8% पे आ जाए। और सिक्योरिटी डिपॉजिट का भी पॉइंट है कि सिक्योरिटी डिपॉजिट डेफिनेटली वो 3 मंथ 2 मंथ, बहुत मुश्किल है कि 1 मंथ पे कोई आ जाए। लेकिन इस हवाले से क्या हमारी जो है वो एक्शन प्लान होगा? और क्या हम ऐसा पॉसिबल है कि एक चेन स्टोर्स एसोसिएशन जो है वो एक ही एग्रीमेंट जो है हमारा वो फाइनल हो जाए, रेंट एग्रीमेंट, और वो सारे जो है टीनेंट जो है उसको फॉलो करे रेंट एग्रीमेंट? मॉल्स के साथ तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन आउट ऑफ मॉल्स कि वो एक प्रॉपर एक रेंट एग्रीमेंट हो जो सारे टीनेंट जो हैं उसी को फॉलो करें। क्या इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी है? आमिर साहब, अच्छा ऐसा है कि जो रेंट एग्रीमेंट है वो अभी इस मीटिंग के बाद ना हम शफीक साहब को उसकी एक कॉपी भेज देंगे। वो बेसिक एग्रीमेंट वही है, एक्चुअली हम भी वही यूज कर रहे हैं और 2-3 और ब्रांड्स हैं जैसे क्रॉस स्टिच वगैरह, वो भी उसी को फॉलो कर रहे हैं। ऑब्वियसली उसके अंदर कुछ टर्म्स हैं जो आपको लैंडलॉर्ड से खुद बैठ के नेगोशिएट थोड़ी सी करनी पड़ेंगी, बट हम बेसिक एग्रीमेंट सारा वो टर्म्स एंड सारा कुछ भिजवा देंगे एंड एवरीवन कैन सी कि क्या करना है। सिक्योरिटी का मुझे पता है मॉल्स के साथ ऑब्वियसली थोड़ा सा इशू है, मॉल के साथ नेगोशिएशन मुश्किल होती है, स्पेशली जो बड़े मॉल्स हैं, सेंटोरस हो गया, डॉलमन हो गया, पैकेजेस, एम्पोरियम, इनके साथ नेगोशिएशन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो छोटे मॉल्स हैं उनके साथ फिर भी कुछ नेगोशिएशन हो जाती है। कैम के ऊपर बातें चल रही हैं, वो अभी हम कुछ प्लान फिगर आउट कर रहे हैं किस तरह करना है, हम नंबर्स भी सारे इकट्ठे कर रहे हैं, वर्किंग सारी बन रही है। तो उम्मीद है कि मे बी इस हफ्ते में अगले हफ्ते में कैब की जो ईसी कमेटी है वो उस पर बता देगी क्या करना है, एंड उसका हम फिगर आउट कर लेंगे किस तरह उसको प्रोसीड किस तरह करना है उसको। जो सिक्योरिटी का इशू है वो इस तरह के, अब जहाँ पे तो आप रेंट आपका कम है ना, जैसे 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख तक रेंट दे रहे हैं, उधर आप लैंडलॉर्ड से नेगोशिएट करके चलें 2 महीने की या मैक्सिमम 3 महीने की सिक्योरिटी दे भी सकते हैं, क्योंकि वो अगर आप 3 लाख भी रेंट है तो 9 लाख ही बनती है। पर कोशिश ये करें कि 1 महीने पे रहें। जहाँ पे तो रेंट बड़ा है जैसे 10 लाख है या 12 है या 15 है, उधर 3 महीने की सिक्योरिटी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उसका काउंटर ये होता है, लैंडलॉर्ड को तो लालच है ना, उसको पैसे चाहिए। तो अगर आप उसको 3 महीने की एडवांस की जगह कहें जी हम आपको 6 महीने का एडवांस रेंट दे देते हैं और हम सिक्योरिटी 1 महीने की देंगे, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स करनी है और हम इस तरह पैसे फंसा के बैठ नहीं सकते इतनी देर। तो मोस्टली 95% हमने देखा है कि लैंडलॉर्ड्स को समझ आ जाती है, वो अग्री कर जाते हैं। वहां से आपको एडवांस रेंट बढ़ाना पड़ता है। अगर आप 3+3 की बात कर रहे हैं, 3 मंथ एडवांस रेंट, 3 मंथ सिक्योरिटी, आप उसको 1 मंथ सिक्योरिटी एंड 5 मंथ एडवांस रेंट कर दें, बेशक 6-7 मंथ एडवांस रेंट कर दें, क्योंकि आपका एडवांस रेंट तो कट जाना है सारा। आपने देने तो हैं ही, आप अभी दें या 4 महीने बाद दें, वो पैसे तो आपने देने ही हैं। तो अगर आप अभी दे देंगे, वो लैंडलॉर्ड को थोड़ी सी लालच आ जाती है कि ठीक है मुझे एडवांस रेंट की मद में पैसे तो इतने ज्यादा आ ही रहे हैं ना, फर्क नहीं पड़ता। तो वो मोस्टली एग्री कर जाते हैं उसके ऊपर। सिक्योरिटी को टैकल करने का यही तरीका है कि एडवांस रेंट बढ़ा दें एंड एडवांस पे सिक्योरिटी रिड्यूस करके 1 मंथ पे ले आए। तो उसका और उसका हल नहीं है, बट इस तरह हो जाता है। एंड अगेन एंड पे वही होगा कि अगर हम सारे सेम चीज सेम पॉइंट्स पे बात करेंगे और सेम चीजें जागेंगे तो फिर लैंडलॉर्ड को ऐसा ऐसा समझ आना शुरू हो जाएगी एंड फिर चीजें ज्यादा आसानी से, शुरू में थोड़ी सी मुश्किल होगी जब पहले लोग जाके बात करेंगे या पहला दूसरा बंदा जाके बात करेगा,
बट जब आहिस्ता आहिस्ता सारे ही ये बात करना शुरू कर देंगे तो उस टाइम पे फिर आसानी हो जाएगी और लैंडलॉर्ड को पहले से समझ आ चुकी होगी कि अच्छा ये बातें इस तरह होती हैं। अब सिक्योरिटी का हो गया, मॉल्स का हो गया, और आपका कौन सा पॉइंट था? 10% का 10% का इस तरह है कि 10% बेसिकली जब हुआ था ना काफी साल पहले, तो वो उस वक्त इन्फ्लेशन को देखते हुए हुआ था। इन्फ्लेशन तो खैर इतनी हो नहीं रही थी अब, तो 10% का ये होता है कि थोड़ा सा तगड़ा होना पड़ता है लैंडलॉर्ड के साथ। उसको कहना पड़ता है जी कि हम 7 to 8% मैक्स है, उससे ज्यादा हमने नहीं देना। एंड वो शुरू में तंग जरूर करते हैं, बट अगेन थोड़ी सी अगर आप अड़े रहेंगे तो वो थोड़ी देर के बाद वो नीचे आ जाते हैं। वो अच्छा वो 9 पे आ जाएगा, 8 पे शायद ना आए, बट आहिस्ता आहिस्ता अगर कोशिश करेंगे तो वो होता है वो लैंडलॉर्ड तंग जरूर करते हैं, डेफिनेटली करते हैं। या फिर अगर वो 10 से हिलना नहीं चाह रहा, फिर आप रेंट रिड्यूस करा लें उसे, कहेंगे ठीक है फिर रेंट थोड़ा सा कम कर लें ताकि फिर हम आपको 10% दे देते हैं वहां से। तो वो उसका ये होता है कि अपने अकाउंट्स वालों से कहेगा थोड़ी सी वर्किंग करानी होती है कि यार थोड़ा सा रेंट रिड्यूस कराना है, कितना करा लें ताकि हमें ज्यादा पैसे देने ना पड़े एट द एंड। तो थोड़ी सी ट्रिक्स चलानी पड़ती हैं, बट उसका बेस्ट ये है कि अगर वो 10 से नहीं हिल रहा तो उसे कहें जी कि अच्छा आप ₹1,00,000 की जगह चले आप 80,000 रेंट कर लें, हम 10% इंक्रीज कर देते हैं, आप रेंट थोड़ा सा कम कर लें या 90,000 कर लें, थोड़ा सा रेंट रिड्यूस करा लें ताकि थोड़ा सा काउंटर हो जाए उसका 10%, एंड में आपको देने उतने ज्यादा ना पड़े। तो उसका तरीका यही है, थोड़ा सा काउंटर बैलेंस करना पड़ता है, एक चीज दे के थोड़ी दूसरी चीज थोड़ी सी कम करा के। थैंक यू। ये किसी और का कोई क्वेश्चन? जी सर, मैं जी कहना चाह रहा था जैसे भी आपने कहा कि कोई एसओपीज आप बना रहे हैं तो जरा प्लीज इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कंसीडर करना। साहब एक क्वेश्चन है, समटाइम हमें ना सर समटाइम हमें एक इशू ये आ रहा होता है कि जब हम किसी हाई प्रोफाइल जगह से जब हम दुकान ले रहे होते हैं तो वहाँ पे जो एनुअल इंक्रीमेंट्स है ना उनकी टर्म्स डिफरेंट होती है। यानी कि फर्स्ट ईयर वो आपसे डिमांड करता है कि 10%, सेकंड ईयर में वो आपको कोई 12-15% के ऊपर लेके आता है। तो इसमें कोई लीगल बाउंड्रीज हैं कि जहाँ पे हम उनको एंगेज कर सकें, या ये सारा निगोशिएशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा? निशान साहब, अभी तक तो हमने ऐसा काउंटर कुछ नहीं किया, इसकी लीगल बाउंड्रीज कोई नहीं है क्योंकि ये नेगोशिएशन के ऊपर ही है। बट जनरली अभी तक जब आप 10% या आप परसेंटेज इंक्रीज साइन करते हैं, जो भी फिगर आप करें 7, 8, 9, 10, जनरली तो थ्रू आउट द टर्म आपकी 5 साल की एग्रीमेंट है, 10 साल की, वो रहता वही है। हमने अभी तक ऐसी कुछ देखी नहीं है जहाँ पे वो पहले साल कुछ और, दूसरे साल वो चेंज कर दे और तीसरे साल फिर चेंज कर दे। इसके ऊपर थोड़ी सी मुझे वर्किंग करनी पड़ेगी, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसकी एक्चुअल क्या, बट लीगल बाउंड्रीज एज फार एज वी नो इट हैं कोई नहीं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज आपका और लैंडलॉर्ड की अंदर जो नेगोशिएशन हो रही है उसी के अंदर डिसाइड होता है क्या होना है। बट इसके ऊपर हम फिर भी चेक कर लेते हैं कि अगर इसका कोई तरीका है इसको पकड़ने का या इसकी कोई लीगल बाउंड्री है जहाँ पे इसको रोक सकते हैं कि नहीं, तो वो इसको देख लेते हैं। असफर साहब आप कुछ कह रहे थे? सर मैं ये जैसे आप कह रहे हैं कैंप चार्जेस के ऊपर कोई एसओपी बनाना चाह रहे हैं चेन एसोसिएशन के साथ मिलकर, तो उसको थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी कंसीडर कर दीजिए क्योंकि आप 64-65 रुपीज पर यूनिट चार्ज कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती जा रही है। जी जी, उसके ऊपर कर रहे हैं वर्किंग। एक्चुअली आई थिंक शायद आज दोपहर को है ईसी की मीटिंग जिसके अंदर हमने फिगर आउट करना है कि क्या हो रहा है। तो शफीक साहब उसके अंदर ये पॉइंट्स भी लिख लें कि इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट सारा कुछ आप चला गया, इसको भी हमने देखना है कि किस तरह करना है, तो उसमें ये डिस्कस कर लेंगे। अच्छा, एक और बल्कि इलेक्ट्रिसिटी का आपने पॉइंट उठाया है तो मुझे एक और बात याद आई है। अभी पिछली इसी मीटिंग में किसी ने बताया था कि जो आपके स्टैंड लोन लैंडलॉर्ड्स है ना, सो उनको इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल आता है ना यूजेज के ऊपर रिबेट्स मिलते हैं। सो अगर आप लैंडलॉर्ड से बात करें और वो उसे कहें कि आपको एनओसी दे दे कि मीटर आपके नाम ट्रांसफर हो जाए ताकि जो रिबेट्स आने हैं वो आपको वापस मिलें। सो अभी हमने ये कुछ, मुझे खुद पिछले हफ्ते ये पता चला, तो हम अब लैंडलॉर्ड से इसके ऊपर इस हफ्ते में अगले हफ्ते में डिस्कशन करना शुरू करेंगे। फिर हम देखते हैं कि क्या तरीका निकलता है, वो कंप्लायंट होते हैं नहीं होते, बिकॉज अपेरेंटली वो रिबेट्स भी काफी लंबे चौड़े होते हैं। मेरा अकाउंट्स डिपार्टमेंट अभी वर्किंग कर रहा है इसके ऊपर फिगर आउट करने के लिए कि कितने ज्यादा रिबेट्स आते हैं, क्या होता है। सो ये भी एक तरीका है जहाँ पे लैंडलॉर्ड से बात की जा सकती है कि अगर उसने हमारे नाम एनओसी नहीं करना और जो बिजली के बिल हम पे करें उसके रिबेट्स उसने लेने हैं वापस, तो फिर हमें रेंटल में या किसी और मद में उसका कुछ वे निकाल लेना चाहिए कि रेंट या कम कर ले या हम किसी और तरह उसका फायदा देख लें क्या करना है।
तो इसकी भी जैसे ही हमें फुल अंडरस्टैंडिंग आती है और समझ आती है, हम इसको अपडेट कर देंगे शफीक साहब को, ताकि वो फिर ग्रुप में इसको डाल देंगे कि किस तरह इसको हमने फिगर आउट करना है और क्या इसका फायदा हम ले सकते हैं। इस पे सासा मेरा जो वो था एक जो प्रैक्टिस थी वो ये थी कि हम जो मीटर है ना उसके ऊपर अपना सेल्स टैक्स रजिस्ट्रेशन नंबर लिखवा लेते हैं। एनटीएन और एसटीएन नंबर जो है ना वो हमारा उसके ऊपर लग जाता है, चूंकि उसके साथ एग्रीमेंट की एक कॉपी और एक एप्लीकेशन जानी पड़ती है, वो एक्सीएन के पास या शायद उसी मुतलका एक्सीएन के पास जाती है, वो उसको हमारे मीटर के ऊपर जो है ना वो रिकॉर्ड कर देता है और फिर हम उसको यहाँ पे वो क्लेम कर देते हैं। ये अभी इस वक्त प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं यहाँ पे। शकील साहब ये प्रोसेस आप शेयर कर दीजिएगा कि कैसे इसको करते, ताकि हम बाकी मेंबरान से भी वो शेयर कर दें, ग्रुप में चला जाएगा, लोगों को आसानी हो जाएगी। जी ठीक है, मैं शेयर कर दूँ। थैंक यू शकील साहब, थैंक यू जी। और किसी का कोई क्वेश्चन? उमैर साहब पूछना चाह रहे हैं कुछ? साहब जी उमैर साहब बोलिए। तो ये है कि कुछ लैंडलॉर्ड्स ऐसे होते हैं स्टैंड अलोन शॉप्स के जो कहते हैं कि हमें जो ई फॉर्म है हमारा स्टैंड वो 1200 का नहीं लगाना, कम का लगाना है, और मतलब इसमें जो है ना वो हम जानना चाह रहे हैं कि मतलब ये मिनिमम कितने का होना चाहिए, स्टैंडर्ड इसका क्या है कि मतलब मिनिमम जो स्टैंड पेपर है वो कौन सा लगाना चाहिए? आप कह रहे हैं जो स्टैंड अलोन शॉप्स की एग्रीमेंट को अगर रजिस्टर करना है? नहीं, हम जब स्टैंड के साथ करते हैं ना एग्रीमेंट करते हैं तो जो स्टैंड पेपर यूज होता है वो हम लोग का यूज करते हैं यूजुअली, तो ठीक है। लेकिन कुछ स्टैंड अलोन शॉप के ऑनर्स हैं वो कहते हैं कि आप लोग ये कम वाला भी यूज कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। और दूसरा क्वेश्चन ये है कि जब हम उनके साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो उसके बाद हम जो ओरिजिनल होता है वो ओरिजिनल। उमैर साहब आपकी आवाज नहीं सही तरह आ रही, थोड़ा सा माइक के करीब आके बताएं, वो पॉइंट तो नहीं सुनाई दिया सही तरह। जी अब आ रही है आवाज ठीक? थोड़ा अब आ रही है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा ओरिजिनल एग्रीमेंट होता है वो लैंडलॉर्ड के पास होना चाहिए या हमारे पास रहना चाहिए? सर इसमें दो, अदील बताओ। सर इसमें दो चीजें हैं। आजकल सर मार्केट में ये जरा बात फैली हुई है कि जी 1200 के स्टैम्प पेपर पे एग्रीमेंट होना जरूरी है। ऐसी बात नहीं है सर। जो 1200 का जो स्टैम्प पेपर है दैट इज बेसिकली यूज्ड फॉर प्रॉपर्टी सेल एंड परचेज के लिए। तो यू कैन ईदर गेट इट ऑन 100 रुपीज 200 रुपीज। इसमें ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं है कि वो कितने का होना चाहिए स्टैम्प पेपर। ये आजकल बाकी सारे लैंडलॉर्ड्स मार्केट में डिमांड यही कर रहे हैं कि जी 1200 वाले भी आप करें। और जो दूसरी चीज़ है, अगर आप 1200 वाला निकालते हैं स्टैम्प पेपर तो वो एक ही निकलेगा। अगर आप 200 वाला यूज़ करते हैं या 100 वाला यूज़ करते हैं तो अग्रीमेंट आप 2 ओरिजिनल काउंटर पार्ट्स में प्रिंट करेंगे। एक ओरिजिनल लैंडलॉर्ड रिटेन करेगा और एक ओरिजिनल आप रिटेन करेंगे। अगर 1200 वाले पे आपको करना पड़ता है तो ओरिजिनल वाला ऑब्वियसली 1200 वाला लैंडलॉर्ड रिटेन करेगा। जो आपकी कॉपी आएगी उसके ऊपर आप एक नोटिंग कर देंगे कि सर्टिफाइड ट्रू कॉपी। वो लैंडलॉर्ड भी उस पर साइन करेगा, आप भी उस पर साइन करेंगे, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन ओरिजिनल। इसका ये सोल्यूशन। जी किसी का और कोई क्वेश्चन या हम इसको कंक्लूड करें सेशन को? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम शहजाद मुबीन है। आवाज आ रही है आपको? जी शहजाद भाई बोलिए। हाँ बॉस, मेरा सवाल ये था आपसे कि देखें हमारे पास जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज रेंट पे चल रही हैं सबसे ज्यादा किराया जो आता है वो मॉल्स का आता है। जैसे बड़े बड़े मॉल्स हैं, डॉलमेन मॉल है, सेंटोरस है, पैकेजेस है। अच्छा, आप जो बिजली इस्तेमाल कर रहे होते हैं कमर्शियल, वो आप वैसे अगर मेन रोड पे दुकान है आपकी तो वो 24-25 रुपए 26 रुपए यूनिट पड़ रही होती है। यहाँ पे आपको यूनिट पड़ रहा होता है 48 रुपए तकरीबन। अब आप तकरीबन 25% बिजली भी आप इनसे महंगी ले रहे होते हैं, लेकिन इसमें हमारा टैक्स जो है ना वो एडजस्ट नहीं हो रहा होता। तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि हम इनसे कोई ऐसा सिलसिला बने कि चेन स्टोर की तरफ से कोई प्रेशर जाए कि भाई हम लोग 1.5-2 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए बिजली का बिल पे कर रहे हैं और इसका टैक्स जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये तो हमारा नुकसान हो रहा है। तो इस पे भी कोई थोड़ी सी वर्किंग करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारी मेन रूट की दुकानें हैं उस पर तो हम इसी तरह कर लेते हैं कि अपना टैक्स नंबर डाला, एनटीआर नंबर डलवाया, अंडरस्टैंडिंग करके काम हो जाता है हमारा। लेकिन मॉल वाले हमसे कोऑपरेट नहीं करते। शफीक साहब इसको भी पॉइंट लिख लें। ऑलरेडी ये साथ है, हमने लास्ट मीटिंग में भी इसको डिस्कस किया था और इस पे काम कर भी रहे हैं और इंशाल्लाह मेरे इसको हम जल्दी शेयर करेंगे मेंबरान से कि इस पे क्या करना चाहिए हमें। ठीक है। जी एक सेकंड सवाल मेरा और भी था
ये तो सारी बात कर रहे हैं हम लोग कमर्शियल प्रॉपर्टीज वगैरह की। कुछ हम भाइयों के पास कुछ रेंटल प्रॉपर्टीज वो भी होती हैं अपनी, क्या नाम है आपका, रेजिडेंस प्रॉपर्टीज भी होती हैं जो कि हम लोग रेंट पे लेते भी हैं और देते भी हैं। तो उसमें भी आजकल हमें काफी प्रॉब्लम आ रही है। तो क्या ये जरूरी होता है कि अगर आपकी प्रॉपर्टी डीएचए के अंदर है तो आप जाके वो डीएचए के अंदर उसकी एंट्री करवाएं कि जी मैंने ये रेंट पे घर दे दिया है या रेंट पे घर ले लिया है? तो ये भी हमारे लिए मुफीद है हमारे लिए। शहजाद साहब, जहाँ तक डीएचए का सवाल है, डीएचए में आई थिंक वो सारा इसी तरह करते हैं। आपने अगर उसकी वो कंस्ट्रक्शन भी करनी है तो आपको डीएचए के अंदर प्लान सारे सबमिट कराने पड़ते हैं, उससे ज़्यादा नहीं पड़ती है, फ्री आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। बिल्डिंग कंप्लीशन से पहले वो आपको दुकान खोलने नहीं देते, बाकी जगहों पे तो कर लेते हैं। तो जो डीएचए स्पेसिफिक है, आई थिंक डीएचए में ये है, हम पता करा लेते हैं, कंफर्म करा लेना कि डीएचए के अंदर क्या पड़ता है, उसके बाद वो आपको करने कुछ नहीं देते। ठीक है, बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच जी। किसी का क्वेश्चन है या हम इसको सेशन को कंक्लूड करें? थैंक यू वेरी मच साथ आप बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा अदील साहब, थैंक यू वेरी मच। और ये जो तमाम साहब एक बात है, वो ग्रुप में ना आया हुआ था कि स्लाइड्स, तो अदील से मैं कहूँगा वो आपके साथ अग्रीमेंट और ये प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स ना आपके साथ शेयर कर देंगे, फिर आप मेंबरान को बेशक डिस्ट्रीब्यूट कर, ताकि सबको बेसिक भी आ जाए और अग्रीमेंट भी चले जाए, ताकि उनको आइडिया हो जाए कि किस तरह करना है, क्या करना है। जी बिल्कुल, मैं मेंबरान से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो ग्रुप हमने बनाया उसमें रहें। आज इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि ये आपसे शेयर कर दें, और कोशिश करेंगे हम ये जो रिकॉर्डिंग है इसको भी एडिट करके तो अपने जो कैब का यूट्यूब चैनल है वहां पे हम डाल दें, ताकि लोग इसको दोबारा भी वहां पे रिव्यू कर सकें। थैंक यू वेरी मच साथ साहब, अदील साहब बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह ये हम आपसे कोई 1-2 सेशन और रखवाएंगे लोगों के लिए। ये बड़ा प्रोडक्टिव सेशन रहा, हमारे अच्छे पार्टिसिपेंट। Thank you very much. Thank you to all the members. Thank you, sir. Assalamu alaikum. Thank you very much. Assalamu alaikum.